हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर नहीं मतलब एक्सरसाइज करवाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ओके, इसके पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री का हमने अपलोड कर दिया है। कौन कौन से चैप्टर हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की खोज में अभी भी आए हुए हैं चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इधर उधर से 1 घंटे के वीडियो में केमिस्ट्री निपटा दी होगी जैसा आप करते हो, तो यहाँ पे समझ में कुछ आने नहीं वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे समझ में, वो तो क्लास 8 के बच्चे को भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 10th के एज अ स्टूडेंट्स हो अगर आप, तो इसमें बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चन आएंगे जो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसकी क्लास बहुत अच्छी तरीके से करी है। अब इसकी अच्छी क्लास कहाँ से करें, सभी टॉपिक्स कहाँ से कवर करें, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा 1 हफ्ते का टाइम लगभग। नीचे जाइए, कॉमेंट मैंने पिन किया हुआ, उस पिन कॉमेंट में आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। करेक्ट, ऊपर भी लिंक दे दूंगा और नीचे तो पूरा सिलेबस दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका दिया है। तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइए, मेटल नॉन मेटल क्लिक करिए। 21 या 22 घंटे की क्लास होगी, 21 to 22 लेक्चर्स। यस, इतने लेक्चर्स हैं इसके, उसको आप देखिए। ठीक है, तब आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुद पे खुद बनने लगेगी और एग्जाम में बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे। तो इतनी सी बात थी। बात इसलिए मैंने ये करी बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ रहते हैं, 1 घंटे में मेटल नॉन मेटल फिनिश हो जाता है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। देखो बच्चे भी ऑनलाइन है, ये भी हंस रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सच्चाई पता है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सच्चाई पता है। ठीक है, कि हमको पूरा पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। ओके, तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए इनमें से, अच्छा यहाँ पे देखिए बच्चों, हमसे एग्जाम में गलती क्या होती है? हमसे एग्जाम में गलती ये होती है कि हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं ठीक से। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय, प्लीज फोकस करिए, नॉट शोन बाय पूछा है उसने। ठीक है, शोन बाय नहीं पूछा, आप नॉट पढ़ना एग्जाम में भूल जाते हैं, फिर गलती हो जाती है। ठीक है, तो मेटल्स इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, आइए देखते हैं। ए ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मींस सभी बच्चों को पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये। यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है मेटल। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तो करते हैं मेटल्स। ठीक है, क्यों करते हैं पता है आपको? रीजन पता है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है आपको, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इसलिए मेटल्स ये प्रॉपर्टी तो शो करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। तो ये तो सभी को पता हो गया। ठीक, उसके बाद सोनरस इन नेचर। ओके, देखिए सोनरस मतलब क्या होता है? देखिए लस्ट्रस क्या होता है? चमकना, शाइनी। और सोनरस प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे आपके स्कूल में स्कूल बेल जब बजती, मतलब मेटल को अगर हम हिट करें हैमर से तो वो साउंड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरोसिटी। ओके, या हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। तो मेटल सोनरस भी होते हैं, तो ये भी मेटल होते हैं। क्या नहीं होते हैं, हमको इस पर टिक लगाना है। अब डलनेस, देखिए डलनेस क्या होता है? नॉट शाइनी। डलनेस मीन्स नॉट शाइनी। जैसे हमने बोला कि भाई ये सरफेस बहुत डल है, मतलब चमक नहीं रहा है ये सरफेस, कोई सरफेस है। ठीक है, हम बोलें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास यहाँ पे कुछ है तो नहीं। ओके, नहीं तो आपको हम दिखाते। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये अब डस्टर है, डस्टर का ये वाला सरफेस देखिए, हम बोलेंगे नॉट सोनरस। ठीक है, ये सॉरी नॉट सोनरस बोल रहा हूँ, ये कैसा है? हम बोलेंगे नॉट शाइनी। नॉट शाइनी मीन्स व्हाट? डलनेस है, इस पर डलनेस है, काफ़ी डल है ये। ठीक है, अब देखिए मेटल्स कैसे होते हैं बताइए? शाइनी होते हैं, वो तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, उनमें चमकते हैं वो तो मेटल डलनेस की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। आपको पता है, डल थोड़ी ना होते हैं मेटल के सरफेस। ओके, वो तो चमकते हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। किस तरीके से मैंने आपको क्लास में बताया है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करेंगे, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देते हैं। करेक्ट। अब डी ऑप्शन देखिए, डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। याद है आपको? ठीक है, डक्टिलिटी जिसको हम हिंदी में तन्यता बोलते हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? तन्यता। तन्यता मतलब तन्यता का गुण मतलब खिंच जाना, खिंच के लंबा हो जाना। ठीक है, तो ड्यू टू डक्टिलिटी वी कैन ड्रॉन द मेटल्स इनटू थिन वायर्स। ओके, इसके पतले पतले हम तार बना सकते हैं। कॉपर की वायर देखिए आपने, गोल्ड की भी वायर बनाई जा सकती है। ठीक है, एल्युमिनियम की वायर बनाई जा सकती है, ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी, यानी कि तन्यता का जो गुण है वो भी मेटल्स शो करते हैं, तो डलनेस शो नहीं करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? पार्ट सी पे टिक लगा देंगे। कोई डाउट है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हाँ भाई, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल की हेल्प से थिन वायर्स हम बना सकते हैं। ओके,
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ये क्या कहलाती है, अभी भी तो बताया मैंने, डक्टिलिटी। तो सीधे जाके आपको टिक लगा देना है कहाँ पर, ए पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करेक्ट है, ठीक है, हमने इस पर टिक लगा दिया। बट आइए हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि और भी क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन बी में मेलेबिलिटी दिया हुआ है। मेलेबिलिटी क्या होता है, इसको हम आघातवर्धनीयता का गुण बोलते हैं हिंदी में। क्लास में मैंने आपको बताया, इतना कठिन हिंदी संस्कृत वर्ड है आघातवर्धनीयता। मीन्स व्हाट, कि अगर हम इसकी हैमरिंग करें, ठीक है, इस पे हैमर से अगर हम फोर्स लगाएं तो ये थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, पतली पतली इसकी चादरें बनाई जा सकती है। चादरों का मतलब समझो ना, ऐसा जैसे आपने वो देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल आता है रोटी को फोल्ड करने के लिए, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो सब हम कैसे बनाते हैं बताइए, बाय द ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मेलेबिलिटी। ओके, मेलेबिलिटी का गुण होता है इसमें, मेटल में प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, इसके कारण इसको पतली पतली शीट्स में चेंज किया जा सकता है, उस पर फोर्स लगा के किसी मशीन वगैरह से या हैमर से, ठीक है। तो मेलेबिलिटी भी आपको पता है। तो मेलेबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। ओके, तो इस पर टिक नहीं लगाना है। उसने वायर के बारे में पूछा था, ठीक है ना, कि वायर कौन सी प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। उसके बाद सोनोसिटी, ये हमने आपको बताया, ठीक है, साउंड करते हैं हैमर से, अगर आप करोगे तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। और कंडक्टिविटी तो आपको पता है, दो तरीके की कंडक्टिविटी कौन कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक थर्मल कंडक्टिविटी। दोनों ही कंडक्टिविटी मेटल्स दिखाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इसमें हीट भी फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हमारे पास मेटल का कोई रॉड है तो हीट, अगर यहाँ से आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने बर्नर लगा दिया तो आपको यहाँ तक हीट महसूस होगी। और ये इस पे जो हीट की कंडक्टिविटी होती है, या इसमें जो करंट कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये किसके कारण होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं के कारण थर्मल कंडक्टिविटी और उन्हीं के कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो बहरहाल ये हम आपको बस ऐसे रिवाइज करा रहे हैं ताकि एकदम सब कुछ ताज़ा ताज़ा हो जाए और बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ें करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ओके, तो कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स व्हाट, कुक करने का, खाना बनाने का जो बर्तन होता है, कह रहे हैं वो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आइए एक काम करते हैं, एल्युमिनियम का हम एक बाउल बना लेते हैं, या एल्युमिनियम का कुकर बना लेते हैं। चलो कुकर बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रेशर कुकर हमने एल्युमिनियम का सपोज बना लिया, ये सीटी लगी हुई है इसकी, ये, और नीचे हमने क्या किया, एक बर्नर बना लिया, ठीक। इसी पे तो रखते हैं बर्नर पे, है ना, खाना ना पकाते हो गैस पे। अब देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? ध्यान से सुनिए, which of the following properties of aluminium are responsible for the same? For the same means what? For the purpose of cooking. For the purpose of cooking. कुकिंग के उद्देश्य से एल्युमिनियम में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कुकिंग को सपोर्ट करे। आइए जरा देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको चूज करना कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही हो सकता है, कौन सा कुकिंग के लिए सपोर्टिव है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अगर हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम देखें तो देखिए जरा, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, क्या इस पे हम टिक लगाएंगे बताइए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या हम टिक लगाएंगे? हाँ। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट, थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स बच्चों देखिए, अब ये एल्युमिनियम का कुकर है, ठीक है। अब सोचो हमने इसको हीट दी बर्नर से, अंदर चावल रखे हुए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि चावल पकने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, बट हम चावल को डायरेक्ट तो हीट दे नहीं सकते, नहीं तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, है ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा। सीधे शब्दों में बोलें तो हम इसको डायरेक्टली, चावल को डायरेक्टली हीट ना देके, ये जो वॉल है एल्युमिनियम की, ठीक है, इस वॉल के थ्रू हीट कंडक्ट होनी चाहिए। तो बर्नर से इस वॉल के थ्रू मतलब इस वॉल में से होके जाती हुई हीट इसमें से पास करती है। और एल्युमिनियम की वॉल जो होती है, जो कुकर बना होता है एल्युमिनियम की शीट से, मोटी शीट होती है काफ़ी, आपने भी देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से हीट पास होती है एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ये करेगा, हीट को पास करेगा, हीट को फ्लो करवाएगा। गुड, समझ में आया? सिंपल है, कोई डाउट है? हाँ, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी तो इसमें होती है, तो ये तो मुझे सही लग रहा है, चलो इस पे टिक लगा लेते हैं, ये तो मुझे सही लगा। उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए बात समझिए, देखिए अब यहाँ तुमको कंफ्यूज कर रहा है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, अब एक बात बताओ, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है, क्या आपको कुकर का जो सरफेस है, ये जो एल्युमिनियम से बना हुआ है, क्या इसमें करंट पास कराना है बताइए? नहीं। जब आप खाना बना रहे हो, अब कुछ बच्चे दिमाग लगा लेंगे, बोलेंगे अरे हम तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी चलाते हैं। नहीं, वैसे कुछ बात नहीं हो रही है। सुनो, एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एल्युमिनियम में अगर हम करंट पास कराएं तो होगा, करंट पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसमें होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज नहीं होती है। तो एल्युमिनियम गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी कुकिंग के लिए, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद डक्टिलिटी। अब देखिए डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब यहाँ पे क्या कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए क्या कुछ वायर ड्रॉन किया आपने, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, एक बार को अगर मेलेबिलिटी इन्होंने लिखा होता तो हमें बात समझ में आती कि हाँ भाई इसकी शीट बनाई गई होगी कुकर की, तो सपोज मेटल को मेलेबल करके उसकी शीट को फिर ऐसे टर्न किया गया, ऐसा हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन अभी यहाँ डक्टिलिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वैसे भी मेलेबिलिटी से ये नहीं बनाया जाता है कुकर, उसका अलग फंडा होता है, ठीक है। हम एनीलिंग करते हैं, उसकी गर्म करके उसको ठंडा करते हैं, वो सब प्रोसेस अलग है, छोड़िए वो आप मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, उसको छोड़िए, ठीक है। तो डक्टिलिटी पे हमने क्या किया, डक्टिलिटी को भी हमने हटा दिया। अब देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट तो मुझे सही लग रहा है, पता है क्यों, देखिए अब आपका ये जो खाना पक रहा है, ठीक है, अब सपोज ये जो चावल है इसको चाहिए, सपोज लेट अस अज्यूम, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, इसको चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट इज़ क्वाइट गुड टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर है ये, हाई टेम्परेचर है, ठीक। तो इतना टेम्परेचर राइज अगर हो जाए किसका, एल्युमिनियम की वॉल का, आप हीट दे रहे हो और हीट अगर आप दोगे कॉन्टिन्यूसली बर्नर से आप हीट दे रहे हो, तो एल्युमिनियम की वॉल का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई ना हो तो ये मेल्ट कर जाएगी लो टेम्परेचर पे। तो क्या आप चाहते हो कि ये मेल्ट कर जाए, अगर ये मेल्ट करने लगेगी, ऐसे एल्युमिनियम की जो वॉल है, ऐसे एल्युमिनियम के यहाँ से एटम बाहर निकलने लगेंगे तो सब चावल वाला आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, करेक्ट, तो बिल्कुल सही है ये, तो मुझे लग रहा है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए एल्युमिनियम का। तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 4 मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए आके ABCD में से हम लोग किस में टिक लगाएंगे, जाके सर्च करिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 कहाँ दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 और 4 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो हम लोग टिक लगा देंगे किस पे, ऑप्शन डी पे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा रिलेटेड है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है और हॉट वाटर, गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है। देखिए जब हमने आपको क्लास में पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था चैप्टर में कि समथिंग इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि देखिए जब आप हॉट वाटर डाल रहे हो तो आप केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो इस हिसाब से रिएक्शन हो जानी चाहिए फटाफट। मतलब मान लीजिए कि कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जब हॉट वाटर डालोगे तो भाई हॉट वाटर में क्या है, हीट एनर्जी है ना, तो वो हीट एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन है उसको उसके एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट तक ले आएगी और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये बात हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है, लेकिन जब हम ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा हमने एक सीरीज बनाई हुई थी। सबसे पहले हमने सोडियम को रिएक्ट कराया था, तो सोडियम हमारा रिएक्ट हो गया था वाटर से, बहुत ही विग्रोसली रिएक्ट करा था, मतलब फटाफट बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट किया था। ठीक है, और सोडियम का हमने शायद आपको वीडियो भी दिखाया था, उसमें हाइड्रोजन बनती है, ठीक है, और ब्लास्ट जैसा कुछ होता है क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर से, कोल्ड वाटर से, बट उतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इस पे बेस अभी क्वेश्चन भी एक आगे। मैग्नीशियम जो है वो आपको याद होगा, तो मैग्नीशियम हमने हॉट वाटर से रिएक्ट कराया था, याद है, मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से रिएक्ट करता था, कोल्ड से नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम स्टीम से भी रिएक्ट कर जाता था, स्टीम से फटाफट करता था, क्योंकि आपको पता है, ध्यान से सुनिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जब वाटर है और ये देखिए यहाँ पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में और यहाँ पे वाटर स्टीम, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ले आएँ और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम ले आएँ तो हीट ज़्यादा किस में होगा, स्टीम में। क्यों? क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट भी होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है सुन ले, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो और 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम हो तो स्टीम में ज़्यादा हीट होती है ड्यू टू लेटेंट हीट। इसमें लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को टोटल स्टीम में चेंज करने के लिए जितनी हीट दी गई होगी, ठीक है, उसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे। तो स्टीम में हीट ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो अगर आप स्टीम से रिएक्ट कराओगे किसी मेटल को तो वो फटाफट रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हमने मैग्नीशियम में देखा था कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से तो करता था, लेकिन जब मैग्नीशियम पे हम मैग्नीशियम पे जब हम स्टीम डालते थे, ठीक है, इसी वाटर का स्टीम जब हम डालते थे
तो मैग्नीशियम फटाफट रिएक्ट करता था। ठीक है, तो ये हमने देखा था वहाँ पर। और फटाफट रिएक्ट करके जैसे कि मैग्नीशियम हॉट वाटर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, तो स्टीम से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता था, बहुत तेजी से रिएक्शन होता था। तो वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आयरन, यहाँ तक जब हम पहुंचे थे, सोडियम कोल्ड वाटर से करता था, कैल्शियम भी करता था, मैग्नीशियम को हॉट वाटर से कराना पड़ता था, और मैग्नीशियम को स्टीम से भी हमने आपको करा के दिखाया था। लेकिन आयरन हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता था, याद करिए। आयरन को तो स्टीम चाहिए होता था, याद है। और आयरन को या तो आप, ध्यान से सुनिए मेरी बात, या तो आप आयरन पे स्टीम डालते रहिए बहुत देर तक आयरन पे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड, हमने इस पे स्टीम पास कराई। प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी समय तक। और अगर ज़्यादा समय तक आपको स्टीम नहीं देनी है आयरन को, तो आप एक काम करिए, आयरन को रेड हॉट कर लीजिए। मतलब या तो रेड हॉट आयरन पे स्टीम डाल दो, और या तो अगर आयरन को आपने रेड हॉट नहीं किया तो बहुत देर तक स्टीम दे दो आयरन को, तब रिएक्शन होगी। मतलब आयरन जो होता है वो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर से तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, वो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता है। तो आयरन किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से। किससे रिएक्ट करेगा? स्टीम से। क्योंकि आयरन का वाटर के पार्टिकल्स के साथ जो रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा है तो आपको ना तो कोल्ड वाटर वहाँ काम देगा और ना तो आपको हॉट वाटर वहाँ काम देगा, आपको स्टीम डालना पड़ेगा। बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में मोर एनर्जी होता है रादर देन कोल्ड वाटर एंड ऑब्वियसली फ्रॉम हॉट वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर में तो वैसे इतना कम एनर्जी होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना कम है, उसमें हीट एनर्जी है ही कहाँ। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जरा बात समझो, यानी कि यहाँ पर आप टिक लगा देंगे किस पे? आप टिक लगा देंगे डी पे। तो 4 का कौन सा पार्ट है? सही, डी। कोई डाउट है बताइए? हाँ, आयरन जो है, इन्होंने क्या पूछा था? हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से इनमें से कौन सा रिएक्ट नहीं करता है? तो जवाब है आयरन रिएक्ट नहीं करता है, ना तो हॉट वाटर से ना तो कोल्ड वाटर से। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि बच्चे ने ये नहीं पढ़ा एग्जाम में, ठीक, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो अब वो एग्जाम में कैसे पहचानेगा उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सुनिए, मान लीजिए आपको नॉलेज ही नहीं है, ये सब हॉट वाटर कोल्ड वाटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा आपने, तो आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए, अगर आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा है तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो सबने पढ़ी होगी, इतना तो सबको आता होगा, ठीक। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप जाके देखिए, ध्यान से चेक करिए। ये क्या है आपका? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन। ये थोड़े से मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाए हुए हैं, कुछ मेटल्स दिखाए हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। और आपको पढ़ाया गया था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, स्टूडेंट्स याद करिए, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, यानी कि सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा कौन? पोटेशियम, फिर कौन करेगा? सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो आप देखिए ना, यहाँ कंपटीशन करवा लीजिए, ठीक है। और यहीं कहीं आपका कैल्शियम भी आता था, वो मेरे से मिस हो गया। सोडियम के बाद कैल्शियम एक्चुअल में हमको लिखना चाहिए था, मिस हो गया। तो आप ध्यान से चेक करिए, अगर हम आपसे यहाँ पे देख के इन ऑप्शंस को मैच कराएं तो देखिए सोडियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ऊपर आ गए, आयरन आ गया नीचे। तो आयरन तो लेस रिएक्टिव होगा ना, ठीक है ना। और सुनो, आयरन जो कि लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो भी मेटल लेस रिएक्टिव होगा उसको रिएक्ट कराने के लिए एनर्जी कैसा चाहिए? बहुत ज़्यादा चाहिए। यानी कि वो हॉट वाटर से भी नहीं करेगा और कोल्ड वाटर से तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इतना तो आपको याद होना चाहिए कि आयरन स्टीम से करता है। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा, आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, जो सबसे कम रिएक्टिव हो वही रिएक्ट नहीं करेगा। सही बात है। तो आयरन चेक करिए, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नीचे आता है कहीं ना कहीं। तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन दीज 3 एलिमेंट्स, दीज 3 मेटल्स। कोई डाउट है? तो इस तरीके से भी मैं लगा सकता हूँ अगर मुझको टॉपिक याद एग्जाम में नहीं आया तो। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए किस तरीके से आता है, ये थ्योरी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि टिक मार्क में ही आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयरन के 2 तरीके के आयन्स हमने आपको पढ़ाए हैं, एक तो Fe2+ और दूसरा Fe3+, करेक्ट। Fe2+, Fe3+, ये 2 तरीके के आयरन के हमने आपको आयन पढ़ाए हुए हैं, सही है। अब देखो Fe2+ को फेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरस। और Fe3+ को क्या बोलते हैं बताइए? फेरिक बोलते हैं। याद है, जब कम चार्ज होता है +2 होता है तो फेरस, और ज़्यादा होता है तो फेरिक। ये देखो, जब +2 है, 2+ चार्ज है तो फेरस, और जब 3+ चार्ज है तो फेरिक। ये हमने पढ़ाया हुआ है। अब ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, नहीं याद है बताइए? ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? O2-।
O और 2 के ऊपर माइनस, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, है कि नहीं है। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, देखिए Fe3+, ठीक, अगर ये जो आयरन का पॉजिटिव फेरिक आयन है, अगर ये ऑक्साइड आयन के पास आएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताइए, ये 3 इसके नीचे ऑक्सीजन के नीचे भेज दो और -2 का ये 2 इसके नीचे भेज दो, तो क्या बन जाएगा Fe2O3, करेक्ट। क्या बन गया बताइए, Fe2O3। सुनिए इसका नाम क्या पड़ेगा अब बताइए, आयन क्या था इसमें, मतलब पॉजिटिव आयन कौन सा था, मेटेलिक आयन कौन सा था, फेरिक, ठीक है, और नेगेटिव कौन सा था, ऑक्साइड। तो नाम क्या पड़ गया बताइए, फेरिक ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका नेमिंग करने का एक और तरीका देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेमिंग करने का एक और तरीका देखिए। आपको सभी बच्चों को पता है कि Fe क्या होता है, आयरन होता है, ये तो सभी बच्चों को पता होगा Fe क्या होता है, आयरन। तो देखिए आपको अगर फेरिक ऑक्साइड नहीं लिखना है तो इसका नाम लिखोगे आप आयरन। और देखिए क्योंकि, ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर देखिए Fe पे चार्ज कितना था, मतलब Fe कौन सा आयन दिया आपने, फेरिक 3+ वाला, तो आपको यहाँ 3rd लिखना पड़ेगा ऐसे रोमन नंबर में, ठीक है, आयरन 3rd ऑक्साइड, ऐसे आप इसका नाम लिख सकते हो। कोई डाउट है बताइए, आयरन 3rd ऑक्साइड, ठीक है। ये रोमन नंबर जो लिखा है ये क्या बता रहा है, ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मतलब है कि आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं, तो जवाब है आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, तभी तो उस पर 3+ है भाई। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, उसका इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, यहाँ पर 3 है, इसलिए हमने रोमन नंबर में 3 लिख दिया। कोई डाउट है। अब यहाँ पे आ जाइए जरा, देखिए यहाँ पर अगर हम Fe2+ यानी कि फेरस आयन के साथ क्या लें, O2-, ठीक है, तो ये वाला 2 यहाँ आएगा और ये वाला 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा Fe2 और O2। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए ये 2 से 2 हट जाता है, सभी बच्चों को पता है, अगर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो हम इसको नहीं लिखते हैं, सेम नंबर है तो इसको हम नहीं लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा FeO आ जाएगा। अब इसका नाम बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, आयन कौन सा था आपका, फेरस, तो नाम होगा इसका फेरस ऑक्साइड। कोई डाउट है। और अगर ऐसे नाम नहीं लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आयरन। अब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था यहाँ 2, तो रोमन नंबर में हम इसको 2 लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे यहाँ आयरन 2nd ऑक्साइड। कोई डाउट है बताइए। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, जब हम आपने पढ़ा अभी क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि आयरन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा, आयरन के ऊपर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का कोई फर्क नहीं होता है, उसकी मतलब आयरन को रिएक्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या डालना पड़ेगा उसके ऊपर, स्टीम, करेक्ट, क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट होता है, मैंने आपको बताया, और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आयरन को उसके एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट तक पहुंचा देती है, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात, ये मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है, सुनिए मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट आयरन का एक ओर होता है, आयरन का एक ओर होता है। आयरन का ओर का मतलब जिसमें से आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा ना, ओर मिनरल्स क्या होते हैं, तो मैग्नेटाइट आयरन का एक तरीके का मिनरल आप बोल सकते हो जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये मैग्नेटाइट होता क्या है समझिए जरा स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटाइट होता है, ध्यान से जरा चेक करिएगा, मैग्नेटाइट का आईयूपैक नेम होता है, आईयूपीएसी नेम होता है फेरस, फेरस फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है बोलिए, फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब है, सुनो, इसका ये मतलब है, अभी मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से चेक करिएगा। फेरस फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeO डॉट Fe, देखो FeO डॉट Fe2O3 डॉट Fe2O3, फेरस फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो आयूपैक नेम क्या है इसका, आयूपैक मतलब आयूपीएसी नेम, अरे पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो फेरस के लिए, फेरस ऑक्साइड के लिए हमने फेरस ऑक्साइड को पहले लिख दिया, फिर डॉट लगाया Fe2O3। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ऐसा ये पता है कब बनता है, ये मैग्नेटाइट तब बनता है जब, ध्यान से सुनो बच्चों, जब आप ध्यान से चेक करिएगा, जब आप आयरन के ऊपर, जब आप आयरन सॉलिड ले लीजिए और उस पर आप क्या डालोगे, स्टीम डालोगे, तो मिलेगा क्या आपको मिलेगा क्या, FeO डॉट Fe2O3, जिसको हम कॉमन भाषा में मैग्नेटाइट बोलते हैं,
ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या है, फेरस फेरिक ऑक्साइड। ठीक, इसका जो जनरल नेम है वो ऐसे भी पढ़ा जाता है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, आयरन लिखो और ब्रैकेट में सेकंड लिखो, फिर कॉमा लिखो, फिर थर्ड लिखो और फिर ऑक्साइड लिख दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ये जो FeO.Fe2O3 है, ठीक है, इसमें ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इसमें आयरन सेकंड ऑक्साइड भी मौजूद है, देखो ना FeO भी मौजूद है, ठीक, और इसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड भी मौजूद है, तो इसको हमने आयरन ब्रैकेट में सेकंड थर्ड ऑक्साइड लिखा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, एक्चुअल में ये जो FeO.Fe2O3 है, अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए कितने आयरन है यहाँ Fe कितना है 1 और यहाँ Fe कितने हैं 2, टोटल Fe कितने हो गए 3, तो आप इसको लिखोगे क्या Fe3 और ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 1, 3 + 1 कितना होता है 4। कोई डाउट है? तो अब आप समझिए क्या कि जब आप आयरन के ऊपर स्टीम डालेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको Fe2O3 मिलेगा, जो कि एक तरीके से मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? वो मिक्सचर होता है किसका? वो मिक्सचर होता है फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है, जिसको कि लिखा कैसे आता है Fe2O3, लेकिन हमारी क्लास 10th की बुक में NCERT में या आप एस-चांद पढ़ोगे तो उसमें कैसे छापा हुआ है, कैसे प्रिंट किया हुआ है, Fe3O4 करके उन्होंने प्रिंट किया हुआ है, करेक्ट। और यही जो Fe3, तो मैं अब इसको ऐसा ना लिख के अगर मैं ऐसा लिख दूं Fe3O4, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यही क्या है, यही क्या है, ये आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड है। कोई पूछेगा क्या है ये, तो आप बोलोगे भैया ये मिक्सचर है, किसका? फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का। कोई डाउट है? तो स्टीम डालने से आपको आयरन पे ये प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे आ जाइए जरा, अब क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, ये शब्द मैग्नेट से आया हुआ है, यानी कि अगर ये Fe3O4 ये पाउडर जैसा होता है, ब्लैक पाउडर जैसा, ठीक है, इसको अगर आप किसके पास ले जाओगे, मैग्नेट के पास अगर आप ले जाओगे इसको, ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करने लगता है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज में होती है। बहरहाल अब आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आप कर लोगे क्वेश्चन। देखो अब इसमें एक रिएक्शन लिखना बचा हुआ है, वो भी हम बता देंगे आपको। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने क्या कह दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कर दिया, तुमको कंफ्यूज करना चाहते हैं। ऑक्साइड लिख के ब्रैकेट में S कर दिया, ताकि तुम जाके कहीं दो जगह टिक लगा दो, मतलब दो वाले सेलेक्ट कर लो। देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। मैंने क्या बताया था, या तो रेड हॉट आयरन लेके उस पर स्टीम डाल दो, और अगर आयरन को तुमने रेड हॉट नहीं किया, मतलब गर्म नहीं किया, तो आयरन पे सीधे स्टीम डालो, लेकिन प्रोलॉन्ग डालो, मतलब काफ़ी समय तक के लिए डालो, ठीक। तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4 मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ है कहीं, बताइए, ऑप्शन दिया है स्टूडेंट कहीं? यस, ऑप्शन सी दिया हुआ है Fe3O4। अब देखिए आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है बच्चों, आपको कंफ्यूज कर रहा है FeO उसने ऑप्शन में दे दिया, क्योंकि बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे कि फेरस आयन बनेगा और फेरस आयन ऑक्साइड आयन से रिएक्ट करके FeO दे देगा। बच्चे गलती से ये पे टिक लगा देंगे, गलत हो जाएगा वो भी, क्योंकि ये भी बनता है, ये भी बनता है, फिर दोनों केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं भाई दोनों मिक्स होकर कुछ केमिकली कंबाइंड हो जा रहे हैं, तो उसको FeO.Fe2O3 लिखते हैं, जिसको कंबाइन करके Fe3O4 बोला जाता है, ठीक है। तो Fe2O3 भी अकेला नहीं बनता है, ध्यान से चेक करिए, क्या Fe2O3 अकेला बना? नहीं। क्या किस पे टिक लगाएंगे? Fe3O4 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ऑप्शन डी में आइए, फिर से कंफ्यूज कर रहा है तुमको, ठीक है। Fe3O4 ये सब पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो यही सही है आपका, ठीक। अब सुनिए, ये तो टिक मार्क हो गया, ठीक। एग्जाम में यही क्वेश्चन कैसे आता है, कहता व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट विद स्टीम। तो अब मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ बच्चों, जो रिएक्शन है एग्जाम में आप क्या लिखोगे, अगर थ्योरी में 2 मार्क्स में आ गया ये, तो ध्यान से चेक करिएगा, मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। देखिए आयरन सॉलिड के फॉर्म में लिया हमने, करेक्ट, और इस पर आप स्टीम डालोगे। स्टीम को कैसे लिखते हैं बताइए, वाटर H2O लिखा और G लिख दिया। G का मतलब वाटर अपने कौन से फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, तो ये स्टीम हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अभी अभी हमने आपको बताया क्या मिलेगा, बताइए Fe3O4, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Fe3O4, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो Fe3O4 ये जो मिला है ये आपका सॉलिड होता है, सॉलिड, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। बैलेंस करिए। अच्छा ये जो Fe3O4 बना है, इसका नाम आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आयरन और ब्रैकेट में सेकेंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं।
आयरन कितने हैं यहाँ 3, तो यहाँ भी आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ध्यान से चेक करिए, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसका आंसर देंगे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ओके, जब कैल्शियम को आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होता है। देखो एक बात बताऊं, पहले तो आपको चैप्टर ठीक से आना चाहिए। याद करिए, देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम को हमने रखा हुआ है। रखा क्या मतलब, आपने देखा ये हमने बनाया हुआ है क्लास में, ठीक है। जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर प्रोडक्ट बनाना बता दो, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बोलते हैं सर प्रोडक्ट बनाना बता दो। भाई प्रोडक्ट बनाना कहाँ से बता दें बच्चों, प्रोडक्ट तो वो मैं ट्रिक लगा के आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बता देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, केमिस्ट्री में पहले लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो रिजल्ट आता है उसको बुक में प्रिंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें लर्न करनी पड़ती। हाँ ये है कि अगर आप रेगुलरली ठीक से पढ़ते हो केमिस्ट्री को, अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हो, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज होने लगता है कि हाँ भाई। लेकिन आप एक दिन में बोलो कि सर प्रोडक्ट बनाना सिखा दो, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जब हम पढ़ रहे थे, याद करिए, तो जो पोटेशियम था आपका और सोडियम, वो तो बहुत ही वॉयलेंटली वाटर से रिएक्ट कर रहा था, याद है आपको, बहुत ही वॉयलेंटली, बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर रहा था वाटर से। लेकिन जब हम कैल्शियम पे पहुँचे थे बच्चों, तो कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ जो रिएक्ट करने का कैपेसिटी तो नहीं बोलेंगे, रिएक्ट करने का जो रेट था वो कम हो गया था, याद है आपको। तो हमने वहाँ पढ़ा भी था, हमने वहाँ ये पढ़ा था कि भाई कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से, कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू सोडियम, कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि कैल्शियम लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमको कैल्शियम की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो देखिए जरा क्या रिएक्शन वहाँ पे होती थी। देखिए कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म में हमने लिया था, ठीक है, फिर हमने वाटर लिया था, तो चलिए वाटर कोल्ड ले लेते हैं हम, तो ये H2O है, लिक्विड, लिक्विड मतलब वाटर है ना, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमने वाटर लिया था, आपको याद हो। और फिर जब हमने रिएक्शन कराई थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो क्या हो गया एक्वस सॉल्यूशन, CaOH होल ट्वाइस, ओके, एक्वस बना। उसके बाद प्लस कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस भी हमारी यहाँ पे निकलती थी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो उसको बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए बैलेंस कैसे होगा, कैल्शियम इधर 1, इधर भी कैल्शियम 1, एक्वस का मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन कैसा है, वाटर के साथ सॉल्यूशन है ना, तो इसलिए हमने एक्वस शब्द का यूज़, मतलब एक्वस लिखा है यहाँ नोटिफिकेशन में, इसके नीचे फेज इसका एक्वस है। चलो अब देखो, फेज एक्वस का मतलब, अरे फेज तो लिक्विड है लेकिन ये एक्वस स्टेट में, ओके। चलो देखो जरा, अब यहाँ पर कैल्शियम 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बताइए 1, तो यहाँ हम आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा देंगे। अब देखो 2 2 क्या हो गया 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 2 4, और ऑक्सीजन हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, तो बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल गए हो, मैंने बताया भी था कैल्शियम पे क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, ये देखिए, ये एक छोटा सा आपने फ्लास्क लिया था, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस छोटे से फ्लास्क में आपने वाटर डाला था, ठीक है। अब वाटर जब आपने इसमें डाला और कैल्शियम का एक पीस डाल दीजिए, छोटा सा पीस, 1 या 2-3 पीस डाल दीजिए, तो कैल्शियम का जो पीस होगा, देखिए बच्चों, ये देखिए कैल्शियम का पीस पहले तो गिरा नीचे, पहले तो वो नीचे चला गया, उसकी वेलोसिटी तेज थी, हो गया नीचे, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन के बबल बनने लगते हैं, बबल मतलब हाइड्रोजन के छोटे छोटे गुब्बारे बनने लगते हैं, और वो बबल्स आके कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बबल्स, अब थोड़ा कैल्शियम रिएक्ट कर चुका है, तो अब कैल्शियम इतना बड़ा हो गया होगा, छोटा हो गया होगा कि इसका मास थोड़ा सा रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब कैल्शियम के ऊपर ये जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं बच्चों, ये आके ऐसे लग जाते हैं। अब देखिए, जब कैल्शियम का टुकड़ा भी छोटा होगा, कुछ मास तो उसका रिएक्ट कर गया, और बचे हुए टुकड़े पे, मतलब जो अभी रिएक्ट करने वाला है उसके ऊपर, तो हाइड्रोजन के बबल्स आ गए। अब याद करिए जरा, क्या हमने क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ाया, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब कम होने लगे, तो वो फ्लोट करने लगता है वाटर में, ठीक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप स्विमिंग करने जाते होगे, तो वो स्विमिंग वाला जैकेट नहीं आता जिसमें एयर भरी रहती है ना तो उससे जब आप उतरते हो अंदर, तो आपके डूबने के चांसेस कम होते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो वो जैकेट हमको क्यों दी जाती है बताइए, उसमें एयर भरी रहती है। जब हम उसको पहन लेते हैं, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब हम प्लस हमारी जैकेट, तो जो पूरा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम, तो हम डूबेंगे नहीं, हम फ्लोट करने के चांसेस हमारे ज़्यादा होंगे, हम तैरने लगेंगे, ठीक है। वही काम यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन के जो बबल्स है वो जैकेट काम कर रहे हैं,
किसके लिए? कैल्शियम के टुकड़े के लिए। अब ये तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, और यही तो हमने आपको बताया था क्लास में कि क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि कैल्शियम के टुकड़े फ्लोट क्यों करते हैं ठंडे पानी में डालने पर। तो जवाब है हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आके इसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिसकी वजह स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाने का मतलब स्टिक हो जाते हैं, और ये इस तरीके से कैल्शियम के कई टुकड़े अगर आपने डाले हैं या एक टुकड़ा डाला है तो ये फ्लोट करता हुआ सरफेस पे आपको नजर आएगा। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। जब कैल्शियम को वाटर कहते हैं, वाटर ने बोला है, कोल्ड हॉट कुछ नहीं बोला है, तो हम कोल्ड वाटर ही मान के चलेंगे, केवल जब वाटर ने बोला है, क्योंकि नॉर्मल वाटर ले लेंगे फिर हमें। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। पहला स्टेटमेंट, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्यों भाई? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। हाँ, क्या वाटर से रिएक्ट नहीं करता? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। रिएक्ट करता है, लेस वॉलेंटली करता है, धीरे धीरे करता है, बट करता तो है। ठीक है, तो ये तो भाई बात इन्होंने गलत कर दी। उसके बाद कह रहा है कि इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर। क्या ये वाटर से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, बहुत ही वॉलेंटली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है? नो, ये बात गलत हो गई इनकी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंटली विद वाटर। यस, क्यों? क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम से नीचे आ रहा है, तो लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है, हमें पता है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, इस पे मैंने टिक लगा दिया। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, याद है आपको? अभी तो बताया, बबल्स जो हैं वो कैल्शियम के सरफेस से स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। बिल्कुल सही इन्होंने हमको बताया। यानी कि आपको ए, बी, सी और डी में से जाके देखिए बच्चों, कहीं पर आपको थर्ड और फोर्थ मिल रहा है। यस, डी में मुझको थर्ड और फोर्थ मिल रहा है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने पढ़ा था क्या कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमने एक स्पेशल एसिड पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता था HNO3। ओके, तो जो नाइट्रिक एसिड होता था वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता था। हाँ, दो स्पेशल मेटल हैं आपके पास, कौन कौन से? मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये मैंने आपको बताया भी था याद करने के लिए। मैग्नीज और मैग्नीशियम जो होते हैं वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एक्चुअल में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको जरा रिएक्शन पहले लिख के दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। देखिए मैग्नीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn सॉलिड लिया, और मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, ये हमने सॉलिड लिया, और ये हमने HNO3। HNO3 क्या बोलिए? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और क्योंकि ये डाइल्यूट है तो ऑब्वियसली पानी मिला होगा तभी तो डाइल्यूट हुआ होगा, है ना? तो और हाँ, डाइल्यूट भी कैसे किया होगा? एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डाला होगा। करेक्ट, वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में नहीं डाला होगा। डाइल्यूट करने का भी मैंने प्रोसेस बताया था। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कह रहे हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, तो भाई जरा 10th क्लास में ठीक से पढ़ लो यार। ठीक है, डाइल्यूट एसिड भी नहीं पता होता है बच्चों को। ये दिसंबर का क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिसंबर में कमेंट आते हैं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, अब देखो जरा, जब एग्जाम आने वाले होते हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो ये नाइट्रिक एसिड लिया हमने, क्या? डाइल्यूट। बच्चों पढ़ लो चैप्टर पूरा। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड हमने लिया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सुनो, बनता क्या है? बनता है आपका मैग्नीज नाइट्रेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन बच्चों? NO। नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3 सिंगल माइनस। ठीक है, NO3 सिंगल माइनस, याद है? तो ये हो गया NO3 सिंगल माइनस, ये होता है। ये होता है आपका कौन सा आयन? नाइट्रेट आयन। ठीक है, चलो अब बना दो फॉर्मूला। मैग्नीज और नाइट्रेट आयन से क्या बनेगा? मैग्नीज का आयन कैसे बनता है? मैग्नीज हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बताया हमने को, Mn2+ बनता है। जैसे मैग्नीशियम होता है वैसे ही Mn2+ बनता है। अब ये 2+ आ जाएगा किसके नीचे? अरे फॉर्मूला बनाओ ना, ये देखो यहाँ बनाता हूँ, Mn2+ और क्या है? NO3 सिंगल माइनस। ये 1 आ जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? Mn1 और NO3 होल ट्वाइस। ये 2 आ जाएगा इधर, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो MnNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या बना? MnNO3 होल ट्वाइस। क्या पढ़ोगे इसको? मैग्नीज नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे बताइए इसको? मैग्नीज नाइट्रेट। कोई डाउट है बताइए? ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीज नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मिलेगा साथ में हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर एक्वस लिख देंगे क्योंकि पानी तो मौजूद रहेगा ही, क्योंकि एसिड में पानी यहाँ पे एक्वस था, वो पानी मौजूद है वहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो कैसे करोगे? ध्यान से चेक करो। यहाँ पे नाइट्रेट आयन कितने? 1 NO3 है, और यहाँ 2 NO3 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 NO3 भी हो गया और 2H हो गया।
यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीज 1 ये बैलेंस हो गया। ठीक इसी तरीके से आप रिएक्शन लिखेंगे किसकी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम Mg होता है सॉलिड, रिएक्ट्स विद व्हाट 2HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ, और ये एक्वस है ऑब्वियसली, गिव्स व्हाट Mn की जगह बस क्या आ जाएगा Mg, क्योंकि हमको पता है कि जैसे Mn2+ होता है वैसे Mg2+ भी होता है, करेक्ट। तो MgNO3 होल्ड ट्वाइस एक्वस, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि सुनो ध्यान से, ये जो डाइल्यूट एसिड नाइट्रिक एसिड है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है बच्चों, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड केवल 2 ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, ओके। बाकी मेटल्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। अब क्यों नहीं रिएक्ट करता है, आओ जरा देखते हैं। रिवाइज करा दूं मैं आपको, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है या जो नाइट्रिक एसिड होता है वो मेटल्स के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर बाकी मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है। तो सुनो जरा क्यों नहीं रिएक्ट करता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, ये जो नाइट्रिक एसिड है आपका, ठीक है, HNO3, हमने इतना तो पढ़ा ही है कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो समझो, देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या बनने की संभावना है, बताओ मुझे। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब हाइड्रोजन को अगर कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनने की संभावना है, वाटर बनने की संभावना है कि नहीं है। मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाए तो वाटर बनने की संभावना है, जरा ध्यान से चेक करिएगा। तो सुनो, ये नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है समझो, रिएक्ट तो करता है पर हाइड्रोजन नहीं देता। अगर मैंने कहीं ये बोल दिया होगा रिएक्ट नहीं करता है तो उसके लिए सॉरी। नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती। क्यों नहीं होती, सुनो सिंपल सा है। जैसे ही मेटल ने क्या किया, जैसे ही मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन बनी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बनती है, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन को जो अभी अभी इवॉल्व हुई है, इस हाइड्रोजन को ये नाइट्रिक एसिड, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है। और जैसे ही हाइड्रोजन का कोई भी पार्टिकल यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है वो फटाक से ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है बताइए, नाइट्रिक एसिड तो वहाँ मौजूद है ना, वो उस बने हुए हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा के क्या बना देता है, वाटर बना देता है। यानी कि हाइड्रोजन मिलने का कोई चांस नहीं है, बनता हुआ भी नहीं बन पाया, बात समझ में। और ये जो खुद नाइट्रिक एसिड है बच्चों, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसने फ्रेशली बने हुए हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीडाइज करा के वाटर बना दिया है तो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा भाई। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है यार, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसके रिड्यूस होने का, हाँ, इसके रिड्यूस होने के बाद इसके किसके, नाइट्रिक एसिड से अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम NO बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम N2O बोलते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको हम NO2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं जब HNO3 खुद रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो आपको बताइए क्या हाइड्रोजन मिलेगा कि वाटर मिलेगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि अगर मेटल को, कौन कौन से मेटल को छोड़ के, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर अगर कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बना हुआ हाइड्रोजन फटाफट नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज करा दिया जाता है और वाटर बन जाता है, और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स में, जैसे कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन, ये क्या है N2 का मतलब डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल लिया है और उस टाइम टेम्परेचर कितना है, उस टाइम नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्योंकि भाई कहीं पे आपने कॉन्सेंट्रेट लिया, कहीं डाइल्यूट लिया, कहीं बहुत डाइल्यूट लिया, तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसकी हमको टेंशन नहीं लेनी है, बात समझ में आई। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है, तो आप ये सब लिखोगे, मैंने यहाँ तैयार करके रखा हुआ है रीजन। नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पहले स्टेप में लिखोगे, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। फिर लिखोगे एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है इन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है, मेटल और डाइल्यूट एसिड के बीच में होने वाली रिएक्शन में जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है क्या होता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, ये जो नई नई हाइड्रोजन अभी बनी हुई है तुरंत, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन टू वाटर,
ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, द नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड टेकन। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब बच्चों वाला हो जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि जनरली मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि मैग्नीज और मैग्नीशियम की वो बात नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो कौन सा एसिड रिएक्ट नहीं करेगा बताओ? हाँ, तो हम टिक लगा देंगे। H2SO4 भी रिएक्ट करके क्या क्या देगा आपको? सॉल्ट और हाइड्रोजन, HCl भी करेगा, HNO3 नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? ऑल ऑफ दीज पे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि HCl और H2SO4 तो रिएक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है मेटल के साथ, और क्या देते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो 7th का सी ऑप्शन करेक्ट है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्वारिजिया के बारे में क्वेश्चन है। तो हमने जब क्लास में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको एक्वारिजिया बोलते हैं। अगर उसमें हम गोल्ड या प्लेटिनम को डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, देखा था आपने, है ना। तो ये एक्वारिजिया क्या होता था? हमने आपको क्लास में किस तरीके से पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान से चेक करिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज टू कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का जो रेशियो है हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कितना लेना था? 1 पार्ट, और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना लेना था? 3 पार्ट। ऐसे करके हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, याद है? ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl टेकन इन द रेशियो ऑफ 1:3 इज नोन एज व्हाट? एक्वारिजिया। इसी सॉल्यूशन को हम एक्वारिजिया बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, थोड़ा सा समझिए बात को। मान लीजिए कि आपने 10 ml HNO3 डाला, कितना? 10 ml HNO3 डाला, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको कितना डालना पड़ेगा? 30 ml। तभी तो दोनों का रेशियो लो ना भाई, 10 ml अपॉन 30 ml कैंसिल हो जाएगा, और 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा, तभी तो 1:3 आएगा, समझ रहा? तो जितना पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया उसका 3 टाइम्स आपको HCl लेना है। अदर वे राउंड भी मैंने आपको सिखाया था, मैंने बोला था एग्जाम में अगर कहीं पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे? सुनो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक्वारिजिया जो बनता है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड, इसको फ्लिप कर दो, इसको पलट दो, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर हम लें तो कौन से रेशियो में लेना होगा? इसको फ्लिप कर दो, तो अब 1:3 ना बोल के आप क्या बोलोगे? 3:1। कोई डाउट है बताइए? नहीं। और ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही आपको लेना है, करेक्ट। अब देखो, अगर भूल जाओगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, HCl में 3 लेटर होते हैं, H, C और L, ये 3 लेटर होते हैं। अरे ऐसे याद करने का ट्रिक है यार, ठीक है। HCl में 3 लेटर होते हैं, इसलिए HCl के साथ हमेशा 3 आएगा, ऐसा सोच लो। अगर ऐसे लिखा होता तब भी HCl के साथ 3 होगा और HNO3 के साथ 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे HNO3 में तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं इसलिए वहाँ 1 क्यों लिखा है? अरे ऐसा नहीं यार, याद करने का तरीका है ताकि भूलो नहीं। अब देखिए, कह रहा है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वारिजिया इज, हाँ भाई, अब इसमें से हम कौन सा ऑप्शन में टिक लगाएंगे? देखो, डाइल्यूट HCl इज टू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, रेशियो तो सही दिया हुआ है HCl और कॉन्सेंट्रेटेड का 3:1, लेकिन डाइल्यूट HCl ले लिया गलती से इन्होंने यहाँ, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 गलत हो गया, ये रॉन्ग। HCl भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है लेकिन डाइल्यूट HNO3, ये भी गलत कर दिया, डाइल्यूट HNO3 ले लिया, रेशियो तो सही, ये भी गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यानी कि सी पार्ट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 में लिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। फोर्थ में क्या गलती है? डाइल्यूट HCl 3 पार्ट्स और डाइल्यूट दोनों हो गए यार, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। चलिए, अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब मेरे को जगह चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? देखो, जो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो आयनिक नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? बॉन्ड कैसे बनते हैं? एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वाला लेता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है आपको? आइए जरा चेक कर लेते हैं फटाफट। KCl, हाँ भाई ध्यान से चेक करो, KCl कैसे बनता था याद करो, तो आयनिक कंपाउंड है। जैसे NaCl होता है वैसे KCl, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में क्या आता है? सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम का सॉल्ट क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। और सोडियम का सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बनता कैसे था याद करो? NaCl कैसे बनता था? सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता था,
ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में है ना, तो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता था किसको, Cl को, और Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते थे 7 इलेक्ट्रॉन्स। जिन बच्चों को बॉन्डिंग नहीं आती बच्चों प्लीज़ चैप्टर पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता था, सोडियम पे आता था प्लस, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव, जहाँ आता है उस पर नेगेटिव, Cl पे माइनस। अब इसके बीच स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था, वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स लगता था, और एक आयनिक बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाता था, जिसको आप ऐसे लिखा करते थे Na+Cl- और ऐसे ब्रैकेट में ये एक फॉर्मूला यूनिट होती थी, याद है आपको। तो ये है, तो यानी कि अगर NaCl आयनिक कंपाउंड है तो KCl भी आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है, K पॉजिटिव और Cl- K ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, Cl ने लिया होगा, KCl बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आयनिक कंपाउंड है, करेक्ट। और इतना मजबूत बॉन्ड होता है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। तो ये तो हो गया आयनिक। इन्होंने पूछा है नॉट आयनिक, तो भैया ये तो हो नहीं सकता। HCl, याद करिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्लोराइड हमको बनाना है, ठीक है। तो अब कुछ बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं है, जी नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब हम पानी में डालते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं, मैं गैस मान के चल रहा हूँ। तो सुनो, हाइड्रोजन है ये और ये क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 होते थे, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होते थे। याद करिए, इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था तो ये क्लोरीन का एक शेयर करता था, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता था, 7 तो इसके पास है, एक हाइड्रोजन का ये शेयर करता था, ठीक है। तो यहाँ पे H और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता था, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के हम सिंगल बॉन्ड लगा देते, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो HCl तो हो गया आपका क्या, कोवेलेंट, यानी कि ये तो मुझे सही लग रहा। अगर HCl में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक तो हो नहीं सकता। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, बच्चों ध्यान से समझिए, कार्बन तो बेचारा होता ही ऐसा है, कार्बन जल्दी से आपको आयनिक कंपाउंड बना के नहीं दिखाई पड़ेगा, ना 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 ना। ये आप चैप्टर उसमें पढ़ोगे, किसमें, कार्बन एंड कंपाउंड, अपलोड कर दिया नीचे कमेंट में, लिंक दिया हुआ है पिन करके, आप पढ़ सकते हो। तो ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 2,4, करेक्ट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 2,4, तो आउटर मोस्ट में इसके 4, और क्लोरीन के कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं। तो देखो ये क्लोरीन है, ठीक है, Cl, और जो इसके इलेक्ट्रॉन देखो Cl, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। अब देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट है 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से चेक करिए, ये कार्बन के अपने तो 4 हैं, ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया, और 1 2 3 4, 4 क्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला क्लोरीन, इसका 7 है, एक ये ब्लैक वाला कार्बन से शेयर करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये भी आपका क्या बना रहा है, नॉन आयनिक, यानी कि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये तो सेकंड और थर्ड मुझे सही लग रहा है। 4 देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है भैया, ठीक है। तो थर्ड और सेकंड और थर्ड कहाँ मिल रहा है आपको, सेकंड और थर्ड, सेकंड और बी, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा पार्ट सही है, बी, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं। ध्यान से चेक करिएगा, नॉट जनरली लिखा हुआ है, ठीक है। करते हैं ये नहीं पूछा है, नहीं करते हैं वो पूछा है, ओके। तो पढ़ते हैं पार्ट 1, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हाँ भाई, क्या आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया सॉल्युबल होते हैं। चेक करो, NaCl जो तुम अपने खाने में डालते हो, टेबल सॉल्ट NaCl, होता क्या है एक्चुअल में, सभी बच्चों को पता है। और वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने आपको बताया, ऐसा होता है ना, H2O, H सिंगल बॉन्ड हो, H सिंगल बॉन्ड हो, ठीक। और यहाँ O पे क्या होता है, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। तो ये जो वाटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, और ये इस पर फोर्स लगाता है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे, तो ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और पानी में Na प्लस और Cl माइनस आयन घूमते रहते हैं, इस तरीके से वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। बहरहाल मोटी मोटी बात ये है कि आयनिक कंपाउंड पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो एग्जिबिट करता है भाई आयनिक कंपाउंड, तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा नहीं करता है, हमको उस पर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट, सुनो, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए या तो आपके पास क्या हो, या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और या तो क्या हो आपके पास, या तो आपके पास आयंस हो, फ्री आयंस हो। ठीक, तो बताओ सॉलिड स्टेट में होगा अगर आयनिक कंपाउंड, मतलब जैसे ये नमक का टुकड़ा रखा हुआ है ऐसे, ठीक, तो ये तो सॉलिड स्टेट में अभी, अब सॉलिड स्टेट में इसके पास फ्री आयंस थोड़ी ना है, क्योंकि हमने NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है आपको क्लास में। उसमें देखा था आपने एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता था, एक सोडियम से 6 क्लोरीन लगे होते थे, आगे पीछे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। इसी तरीके से एक क्लोरीन से 6 सोडियम लगे रहते थे, आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। ठीक है, आप गूगल करके NaCl का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों सभी, या आप अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें फ्री आयंस नहीं होते, मतलब ये Na+ और Cl- ऐसा नहीं कि फ्री हैं और टहल रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बात है इन्होंने लिखी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इसमें से करंट पास नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में। ओके, अब देखते हैं सी ऑप्शन पे हमने क्यों नहीं टिक लगाया। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भैया आयनिक कंपाउंड की यही तो सबसे फेमस बात होती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, क्योंकि टोटली आपने देखा NaCl में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इधर, इसलिए लेता है, तो प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, डिटेल में हमने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि बॉयल होने की जो बात छोड़ो तो मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। मेल्ट इसलिए नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर उसको चाहिए। क्यों? ये सब बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना सब। ठीक है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब हीट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो टेम्परेचर इसका राइज होगा, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। ओके, तो बॉयल की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके लिए तो और टेम्परेचर चाहिए। तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो इनके होते हैं भाई। उसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। अब कुछ बच्चों को ये मोल्टन स्टेट नहीं पता होता है। देखिए मोल्टन स्टेट का क्या मतलब है, बात समझिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ये मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, और ये जिस भी मटेरियल से बना है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब हमने क्या किया, इसमें नमक डाल के गर्म किया, इसको हाई टेम्परेचर दिया, ये हमने यहाँ NaCl डाला, तो ये NaCl धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में आने लगेगा, लिक्विड जैसा आपको दिखने लगेगा, पता है, पर बहुत हाई टेम्परेचर पर। उस टाइम होता क्या है, उस टाइम NaCl के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये इसमें जो मोल्टन स्टेट होगा, जो कि आपको लिक्विड जैसा दिखाई पड़ेगा, उसमें बहुत सारे NaCl और बहुत सारे Cl- आयन होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और बहुत सारे NaCl के फॉर्मूला यूनिट वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे सोडियम आयन, बहुत सारे क्लोराइड आयन वहाँ पे मौजूद होंगे, वो आपको लिक्विड जैसा दिखाई पड़ेगा। उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब हमने बहुत हाई टेम्परेचर देके इसको गर्म कर दिया और इसमें फ्री आयंस अब मौजूद होंगे, आपको आंखों से नहीं दिखेंगे लेकिन फ्री आयन मौजूद होंगे। यानी कि मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड की ऐसी स्टेट होती है कि जब उसको हाई टेम्परेचर देके मेल्ट कर दिया जाता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, और उसमें सोडियम मतलब उसके आयंस फ्री स्टेट में उस टाइम होते हैं। तो अब बताओ, अगर मोल्टन स्टेट में है आयनिक कंपाउंड तो वो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री आयंस मौजूद हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टन स्टेट, ये बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर फ्री आयंस मौजूद होते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो फ्री आयंस हो, तो फ्री आयंस मौजूद उस टाइम वहाँ पे होते हैं। ये बात तो ठीक है। तो कौन सी बात नहीं ठीक है? ऑप्शन सी इन्होंने पूछा था, नॉट जनरली एग्जिबिटेड इन बाय आयनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक स्टूडेंट हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब आपके किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ लीजिए, जाइए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, फिर NCERT एग्जाम्पलर लगाइए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए फिर एंड स्क्रीन देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।